नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देवबंद में आज जमीयत का जलसा चल रहा है। देश भर के मुसलमान इकट्ठा हुए हैं। बात मुल्क में मुसलमानों के हालात की हो रही है। ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर भी मंथन होना है। सम्मेलन को सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी ने संबोधित किया, मुसलमानों की बात की, लेकिन मदनी का अंदाज ओवैसी से एकदम जुदा था। ओवैसी की तरफ मदनी के टारगेट पर मोदी ही थे, लेकिन अंदाज भड़काऊ नहीं, शायराना था। मुसलमानों पर बात करते करते मदनी भावुक हो गए। जी पंकज। बिल्कुल, और भावुक होकर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या तकरीर की, जरा वो आपको सुनाते हैं। ऐसी मुश्किल आ जाती जो घर को घर गए तो नहीं आया काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच मौलाना महमूद मदनी ने देश के मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया है। देवबंद में चल रहे जमीयत के जलसे में भावुक हुए मुस्लिम धर्मगुरु मदनी ने कहा कि नफरत का बाजार सजाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता है। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। मदनी ने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुसलमानों की सब्र की तारीफ भी की मदनी ने। कहा कि बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना कोई हमसे सीखे। उन्होंने कहा कि देश में हमें अजनबी बना दिया गया है। जमीयत के सम्मेलन में देश भर से मुसलमान जुटे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर मंथन होना है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में महमूद मदनी आज आधे घंटे तक बोले, जमकर बोले। बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार। थोड़ी तकलीफें रसन, रसन कहते हैं कैद को। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार। उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात तो एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, यह हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रसन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और यह किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, यह फैसला के दारो रसन को आबाद करना है, यह किसी और के फैसले से नहीं होगा, यह आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से होगा। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा, हमारा खून होगा इंशाअल्लाह। हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मौका नहीं है मायूसी। अभी चंद रोज पहले मैं सोच रहा था
कोई साहब कह रहे थे, किसी ने लिखा था कि ये लोग आराम से हैं, मुश्किल तो उसकी है जिसका कोई सहारा नहीं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। खामोशी सब्र का इम्तिहान है। वो चाहते क्या हैं, उनका एक्शन प्लान क्या है। समझ लीजिए अच्छी तरह से, मैं बार बार इस बात को दसों साल से कह रहा हूं, गोश गुजार कर रहा हूं, खुसूसन अपनी जमात के साथियों से। इस मुल्क में बसने वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों के लिए ही है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं। उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क की खामोश अक्सरियत, बस ये बदकिस्मती है कि वो अक्सरियत खामोश है। मुल्क की खामोश अक्सरियत, साइलेंट मेजॉरिटी, आज भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नफरत के बाजार में, नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हां, यह बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि तेरे रुअब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। और जमीयत के इस सम्मेलन में मदनी आज बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। बार बार शायरी के जरिए उन्होंने अपनी बात कही। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूच ए आशिक़ां। तू रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूच ए आशिक़ां। तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूं तो बुरा है क्या। तू जफा में मस्त है रोज और शब, गौर कीजिएगा, तू जफा में मस्त है रोज और शब। मैं कफन बदोश गजल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। थोड़ी तकलीफे रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। थोड़ी तकलीफे रसन, रसन कहते हैं कैद को। थोड़ी तकलीफे रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। उसके बाद ए दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। अजनबी बना दिया। तो एक तरफ मदनी मंच पर भावुक हुए, उसके बाद जब वो मंच से उतरे तब भी कहा कि वो अपना दर्द बयां कर सकते हैं कि मुल्क के हालात
और सरकारों की खामोशी, ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना है। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे। जी, आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे। हाँ सर, क्या इस बयान से कुछ थोड़ा उकसाने वाली बात हो सकती है? हाँ, वो आप बना देंगे उसे उकसाने वाली बात, तो वो अलग बात है। लेकिन अपने दर्द को कैसे हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते, हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते। मंत्री साहब अभी आपने एक बात कही थी, बस उस बात का और जवाब दे। और पवन नारा हमारे संवाददाता देवबंद से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। पवन, मदनी साहब कह रहे हैं कि हम अपना दर्द बयां करना चाहते हैं और काफी शाराना अंदाज में भी दिखे। संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस वक्त आज देवबंद पर सबकी निगाहें थी, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के सभी मौलाना देश भर से लगभग 5000 मौलाना इकट्ठा हुए थे और इसी मंच से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। 3 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। उन 3 रेजोल्यूशन में एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ है, एक देश के भाईचारे के खिलाफ है और एक कैसे अक़लियतों जो हिंसा फैलाने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ा जाए। इस तरह से 3 रेजोल्यूशन पास हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जब देश में ज्ञानवापी का मुद्दा है, मथुरा का मुद्दा है, तो जमीयत उलेमाए हिंद आखिर क्या कहता है। मदनी साहब को आपने मन से बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि नफरत का मुकाबला मोहब्बत से किया जा सकता है, नफरत से नहीं। इस तरह की बात वो करते नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि मौका आएगा तो वो जेल भरने से भी नहीं चूकेंगे, यानी वक्त आएगा तब जेल। और इसके अलावा एक और अहम बात कही, वो ये कही कि मुसलमानों से उम्मीद की जाती है कि आप ये कहेंगे तो मुसलमान ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम जो करेंगे वो हम तय करेंगे, रिएक्शन आधारित हमारा एक्शन नहीं होगा। इस तरह की वो बात कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आपने कहा कि जेल भरेंगे, जेल भरने का आंदोलन आ गया है, शांत नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आपको जरा एक बार यहां का माहौल दिखा देता हूं। इस मंच से ये सब रेजोल्यूशन पास होने से पहले बाकायदा मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति क्या है उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई और यहां उस वक्त लगभग 5000 मौलाना जो भारत भर से आए हैं वो यहां मौजूद थे। अगला सेशन शाम को 7 बजे शुरू होगा, उसमें फिर रेजोल्यूशन आने हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मस्जिद के जो मुद्दे आजकल मीडिया में छाए हुए हैं उसको लेकर भी एक रेजोल्यूशन आएगा और जब तक वो रेजोल्यूशन ना आए तब तक कोई मीडिया से बात ना करे, ना मैं बात करूंगा ना आप बात करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जमीयत उलेमाए हिंद के इस रेजोल्यूशन में यह कहा जाएगा कि जो मंदिर मस्जिद के मसले कोर्ट में हैं, वो स्थानीय कोर्ट में जो लोग उन मुकदमों को लड़ रहे हैं वही उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कोई बात नहीं होगी, ना ही चाहेंगे कि जो लोकल मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कोई आंदोलन किया जाए। इस तरह का माइल्ड वर्डेड रेजोल्यूशन यहां से पास हो सकता है। ये इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पवन, जरा ये भी बताइए कि लगभग 25 स्टेट से मेंबरान आए हैं, 1500 के करीब उनके संख्या है और कुल मिलाकर लगभग 3000 के करीब मेंबर्स आए हैं। तो यहां आपने बताया एक रेजोल्यूशन पास हुआ और रेजोल्यूशन अभी होंगे इस सेशन में जो अगला सेशन होने जा रहा है, और तकरीरों के अलावा इसमें और क्या क्या चीजें जो हैं वो इंक्लूड हुई हैं? देखिए, जब यहाँ सेशन चल रहा है तो देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा हो रही है और जो मौलाना मंच पर बोलते हैं वो कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल हो गया है, उसके खिलाफ लड़ना होगा। एक सद्भावना मिशन बनाने की बात की गई है। आखिर देखना होगा कि यह सद्भावना मिशन बनेगा कैसे। जब हमने सेक्रेटरी जनरल या कहें कि मुख्य प्रवक्ता से सवाल पूछा कि क्या जो मथुरा है, काशी है, क्या उन मस्जिदों को सद्भावना के तहत दिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि उस मुकदमे में जमीयत उलेमाए हिंद ना तो
पक्षकार है उसका फैसला पक्षकार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में शांति रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे। और इसके अलावा मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे शिक्षा हो रही है, कैसे युवाओं को राष्ट्र से जोड़ा जा सकता है, इस तरह की बातें देते हुए प्रेजेंटेशन इस मंच से दी गई। तो कुल मिलाकर जमीयत यहां आगे क्या रणनीति होनी चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमान की, उसकी बात कर रहा है। और जमीयत दावा करता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान का संगठन नहीं, ये हिंदुस्तान का संगठन है और वो राष्ट्र हित की बात करेंगे, इस तरह की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 200 से ज्यादा आतंकवाद के खिलाफ सेमिनार किए जिसका असर जमीन पर दिखाई दिया, इस तरह के दावे भी किए गए। पवन, एक बात और समझना चाहेंगे, क्या देवबंद किसी तरह की तैयारी कर रहा है? क्या देशव्यापी कोई मुहिम चलाई जाएगी? क्या देशव्यापी कोई एक तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस दिए गए उससे तो साफ लग रहा है कि देवबंद ये कहना चाह रहा है कि हम विरोध करेंगे लेकिन हम शांति से करेंगे। हम इस जो भी माहौल फिलहाल बना हुआ है हम उसकी मजम्मत भी करेंगे लेकिन हम वो शायराना अंदाज में करेंगे। तो क्या देश भर में किसी तरह की कोई तैयारी शुरू की गई है? देखिए, इसी रणनीति पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपना दर्द बयां किया है, अगर जरूरत पड़ी तो जेल आंदोलन भी करेंगे, जेल भी भरेंगे, लेकिन वो जरूरत कब पड़ेगी इसके बारे में नहीं कहा। जब उनसे कहा कि क्या कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा या कोई मुहिम चलाई जाएगी, तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिस तरीके से हमने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी ऐसे ही हम सद्भावना को लेकर मुहिम चलाएंगे, लेकिन रूपरेखा क्या हो। क्योंकि जब मीडिया से बात होती है तो इस तरह की बात होती है कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मंच से जब भाषण होता है तो क्रिप्टेड भाषण होता है जिसमें एक संदेश दिया जाता है कि हम एक्शन करेंगे, नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, एक अखंड भारत की बात की जा रही है, लेकिन जो लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें मंच से की जाती। चलिए पवन, अब देखना होगा जो दूसरा सेशन आप बता रहे हैं शुरू होने वाला है कुछ देर में, उसमें क्या क्या तकरीरें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। हम वापस आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट के लिए। तब फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच मौलाना महमूद मदनी पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मदनी इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। मदनी पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करना चाहते हैं, ये बोल हैं मोहसिन रजा के। बीजेपी के बड़े नेता हैं मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश के और महमूद मदनी पर पलटवार कर रहे हैं। इससे पहले मदनी ने कहा था कि देश में मुसलमानों के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों की खामोशी का फायदा उठाया जा रहा है। मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी होंगे आपके राज्यसभा उम्मीदवार। पद्मश्री संत बलवीर सीचेवाल को राज्यसभा भेजेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के हवाले से, पंजाब में 2 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिनके नाम इंडिया टीवी आपको बता रहा है। विक्रमजीत सिंह साहनी होंगे आपके राज्यसभा उम्मीदवार। इसके अलावा पद्मश्री संत बलवीर सीचेवाल को भी राज्यसभा भेजेगी आम आदमी पार्टी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए अभी से ही 3 संगठन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इस रेस में सबसे आगे है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो दिन रात सुबह शाम एजेंडा चलाता है, मोदी सरकार को निशाना बनाता है। दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तीसरा है मौलानाओं और मुफ्तियों का एक खास गिरोह। सोचिए, देश में एकदम अमन चैन है, शांति है, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, लेकिन मौलाना जबरदस्ती नोट बरसाने का वीडियो बना रहे हैं। मनगढ़ंत किस्से सुनाए जा रहे हैं। मन मुताबिक किसी स्टोरी में मस्जिद को, किसी स्टोरी में मोदी को, किसी स्टोरी में मुसलमानों को फिट किया जा रहा है और बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। मौलानाओं का ये जो नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, इसे ध्वस्त करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। देख रहे हैं आप,
हिंदू मुसलमान के नाम पर क्या क्या हो रहा है। मंच सजता है, मजमा लगता है, मौलाना माइक पकड़ता है, गोद में नोट बटोरता है, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, सिर्फ नोटों की बरसात होती है। मौलाना बोलता रहता है और मौका देखते ही मुसलमान खतरे में है का टेप चालू हो जाता है। मुसलमान की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मुसलमान की इज्जतें बर्बाद की जा रही हैं, मुसलमान गोलियों के निशाने पर आ गए, मुसलमानों के गले काटे जा रहे हैं। कोई मुसलमानों को मिटाने की बात करता है, कोई कहता है अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है मुसलमानों को इंडिया से भगा देंगे। भड़काऊ बातें खत्म होते ही नोट वाली मशीन फिर से ऑन हो जाती है। तो क्या हेट स्पीच वाले ऐसे सारे प्रोग्राम पहले से फिक्स्ड होते हैं? क्या भड़काने के पैसे मिलेंगे? ये कहकर ही अलग अलग मंचों से ऐसे मौलानाओं को इनवाइट किया जाता है। एक और सैंपल देखिए। जनाब का नाम कारी इकबाल मुरादाबादी है। सोशल मीडिया पर इनके हर वीडियो का कैप्शन अलग अलग होता है। किसी में धमकी लिखी होती है, किसी में रिकॉर्ड तोड़ तकरीर का टेक्स्ट लिखा होता है, तो किसी में खुफिया एजेंसियों का डर दिखाया जाता है। वो बात दूसरी है कि वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर उगला जाता है। मुसलमान वाला एंगल जानबूझकर बड़ी चालाकी से फिट किया जाता है। मस्जिद में ढेला मारे नेता बन जाओ जी, मदरसे के बच्चों के चाट मारे नेता बन जाओ, सुरक्षा मिल जाती है, सुरक्षा गार्ड मिल जाते हैं जी। हाँ, हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की हुकूमत का जवाब ही नहीं है। इस्लाम और कुरान के खिलाफ बेद बोलो, मंत्री बन जाओ। इस्लाम को टारगेट करो, एमएलए बन जाओ। शरीयत को उंगली उठाओ, मंत्री बन जाओ। हम आहवान करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम जी। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। बेशक बेशक जी। दिल दुखाना ज्यादा किसी का अच्छा नहीं है। कहेंगे कुछ नहीं, खुफिया एजेंसियां जलसों में आ रही हैं। हमारे उलमा की जबानों से निकले हुए जुमलों को यानी कि रिकॉर्ड करके लेके जा रही है जी। यही बात है जी, लिख लिख के लेके जा रही है खुफिया एजेंसियां। कोई कैसे कर लिया जाए, मगर जो खुफिया एजेंसियां हमारे जुमले लेके जाती हैं और साथ में ये जुमले भी लेके जाएं, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, कुरान का एक नुक्ता खत्म नहीं कर पाओगे जी। सुभान अल्लाह। हिम्मत नहीं है किसी की जो एक नाम मुफ्ती गुलफाम रजा का भी है। जनाब के वीडियो का कैश लाइन पढ़िए। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मगर इस स्क्रीनशॉट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर, जिसे भड़काऊ टेस्ट के साथ सोच समझकर फिट किया गया है। जब हमने इनके वीडियो को खंगाला तो शुरुआत के 5 मिनट में कुछ नहीं मिला, मगर छठे मिनट से ये अपने एजेंडे पर आ गए। आज हम जो फेल हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हमें मार रही है, पूरी दुनिया हमें तकलीफ दे रही है, पूरी दुनिया हमें सता रही है। वजह यह है कि हथियार तो है हमारे पास, मगर हथियार का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया हमें नौजवानों मार रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया हमें डस रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया में हम जलील होकर रह गए। तुम्हारे पास राइफल हो और उस राइफल को आप अपने घर के किसी कोने में दफन करके डाल दो, उसके बाद में तेरे घर में तेरा दुश्मन आएगा। तू राइफल को हाथ ही नहीं लगा रहा है तो दुश्मन से कैसे जीत पाएगा? राइफल जरूर है मगर उसका इस्तेमाल तुझे आता नहीं, तू इस्तेमाल करता नहीं, तूने एक कोने में डाल दिया। बड़ी अजीब सी बात है, मुफ्ती गुलफाम रजा अपनी तकरीर में इस्लाम का मतलब समझा रहे थे, लोगों को कुरान का महत्व बता रहे थे, मगर इसके लिए बतौर एग्जाम्पल चुना भी तो राइफल को चुना।
अब ऐसा क्यों हुआ ये तो वो ही जाने, मगर आगे की बात सुनकर थोड़ी क्लैरिटी आपको भी मिल जाएगी। राइफल तेरे घर में हो, रोजाना केयर करे, उस पर तेल लगाए, उसकी साफ सफाई करे और फिर हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो तेरे सामने से जो निकलेगा तुझे देखेगा, तेरे हथियार को भी देखेगा। इससे पंगा नहीं लेना, इसके पास जो हथियार है बड़ा खतरनाक है। मुफ्ती गुलफाम रजा राइफल करता दिखा तो मौलाना मुजम्मिल रशादी ने तलवार वाली लाइन लेंथ पकड़ ली, बिना नाम लिए हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन करार दे दिया और डायरेक्ट हमला केंद्र सरकार पर किया। आज दुश्मनों के हाथ में आ गई तलवारें और हम लोग, अब दुश्मनों के हाथ में तलवारें आई है तो वो जाकर खरीदे नहीं, उनके बड़ों ने उनको तलवारें तकसीम की है और हमारे बड़े सब्र करो, हमारी खबरें बन रही है, सब्र करो। क्या बनाकर रखेंगे इस मुल्क के जिम्मेदार, क्या बनाकर रखेंगे इस मुल्क के बड़े, इस मुल्क को और इस मुल्क के मुसलमानों को कहां ठहरा कर छोड़ेंगे पता नहीं। टेंट से निकलकर जब ऐसी धार्मिक तकरीरें बंद कमरे में पहुंचती हैं तो वॉल्यूम और भी ज्यादा अप हो जाता है। सबका लाइव टेलीकास्ट होता है, सोशल मीडिया पर बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग होती है। मुसलमानों को क्या करना है, कैसे करना है, इन दिनों सबका आइडिया कुछ यूं दिया जा रहा है। ताकत के एतबार से कुत्ता भारी होता है, बिल्ली कम होती है, बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे कि बिल्लियां कुत्तों पर हमला करती हो, लेकिन अक्सर कुत्ते ही बिल्लियों पर हमले करते हैं। लेकिन जब बिल्ली मजबूर हो जाती है तो ऐसी बिल्ली आखिरी मोमेंट में ये सोचती है मजलूम होकर भी मरना है, दिफा करके भी मरना है। तो इस पोजीशन पर जब बिल्ली पहुंचती है तो वो ताकतवर कुत्ते पर भी हमला कर देती है। आए दिन सुबह शाम मुसलमानों पर जुल्म ही जुल्म हो रहा है। अगर ऐसा दौर चलता रहेगा तो फिर मुल्क फितने फसाद के दहाने पर आ जाएगा। मौलाना ब्रिगेड इन दिनों जिस अग्रेसिव टोन में दिखाई दे रही है, हो ना हो उसका कोई सियासी कनेक्शन तो जरूर है। मौलानाओं और मुफ्तियों की मोदी विरोधियों से सेटिंग तो जरूर है। तभी तो मौलानाओं की तर्ज पर कांग्रेस के समर्थक तौकीर रजा का वीडियो वायरल होता है। यहां भी भड़काऊ टेक्स्ट के साथ ज्ञानवापी मस्जिद वाली इमेज दिखती है और वीडियो के अंदर घुमा फिरा कर ही सही भीड़ को कैसे आउट ऑफ कंट्रोल करना है उसकी प्लानिंग बनती है। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह कारवां बनता चला जाएगा और इतना बड़ा कारवां बनेगा कि इन जालिमों के बस की बात नहीं होगी कि उसको कंट्रोल किया जा सके। पीएफआई को ही ले लीजिए, वो पहले दिन से ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक के मुद्दे पर देश का माहौल खराब कर रही है और अब पीएफआई ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके धमकी दी है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है, मोदी सरकार पर हमला किया है। पीएफआई के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इसके दो लेटेस्ट एग्जांपल हैं। पहले ये वीडियो देखिए, केरल में पीएफआई के मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना ओबैदुल्ला आजमी पहुंचते हैं। तकरीर शुरू करते ही आरएसएस बीजेपी करने लगते हैं, बिना फुल स्टॉप और कौमा के अनाप शनाप बोलते हैं। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। आज बदनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन काले सियासतदानों की हुकूमत है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। गोरे अंग्रेज चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए हैं। ये फिरका परस्ती पैदा करने वाली बीजेपी, ये फिरका परस्ती पैदा करने वाली फस्ताई ताकत आरएसएस, सही मानों में सफेद अंग्रेजों की ये काली औलादें हैं। साउथ के मुसलमानों, खुदा का शुक्र है तो कि तुम्हारे केरला में वो कैफियत नहीं पाई जाती जो कैफियत मैं उत्तर प्रदेश में छोड़ के आया हूं। तुम्हारे केरला में अभी भी अल्लाह का बड़ा फजल है और इसको बचा के रखना। पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को यहां घुसने मत देना। बेईमान सेंट्रल हुकूमत अरब में जाकर
अरबी मुसलमानों का पैर छूती है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का गला कटवा के खामोश रहती है। केरल में बीजेपी को मत घुसने देना की बात कहते कहते सपा नेता सीधे ताजमहल और लाल किला पहुंच जाते हैं। मुसलमानों के आधार कार्ड की नई कहानी सुनाते हैं। ताजमहल मुगलों ने नहीं बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। किसने बनवाया? तो उसने कहा देवेंद्र बाबा ने बनवाया था। पूरा हाउस हंसने लगा। मैंने कहा हंसिए मत, ये सही बोल रहे हैं और मुझे 1 मिनट का जवाब चाहिए। मैंने कहा मिस्टर सिंघल, ताजमहल तो तुम्हारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था, आधी बात क्यों कर रहे हो? पूरी बात करो। पूरा इतिहास मुझे मालूम है। ताजमहल तुम्हारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था और लाल किला तुम्हारे छछुंदर बाबा ने बनवाया था। मैं बताता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आधार कार्ड दिल्ली का लाल किला है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी ताजमहल आगरा का है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हेट स्पीच देने वाले और दिलाने वाले ये सारे चेहरे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। केरल में पीएफआई के जिस फंक्शन में एक बच्चे से भड़काऊ नारे लगवाकर उसे वायरल कराया था, उनमें से 2 पुलिस की गिरफ्त में है। जिस शख्स के कंधों पर ये बच्चा बैठा था वो अंसार पकड़ा जा चुका है। एक और आरोपी नवाज वंदनम भी पुलिस की गिरफ्त में है। चौंकाने वाली बात यह है कि उस बच्चे को भड़काऊ नारेबाजी की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश थी। पीएफआई मुस्लिम समुदाय को उकसाना चाहता था। पोल खुलने के बाद पीएफआई बैकफुट पर तो है, मगर उसका भड़काने वाला प्लान अभी भी एक्टिव है। अब यहाँ पर आपने देखा एक बच्चा, लाखों लोग आए थे, उसमें एक बच्चा भी था। उसने वो अप्रूव्ड स्लोगन उसके हाथ में नहीं था, अपने दिल से जो आया उसने कहा। कहीं पर भी हिंदू भी नहीं, कहीं पर क्रिश्चियन भी नहीं था, लेकिन कन्वीनियंटली एक पार्ट था जिसमें वो संगी 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 कह रहा था, उस चीज़ को निकाल दिया गया। सबका जो टोन था वो यही था कि आप अब इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अगर आप पढ़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या मैसेज देने की आप कोशिश कर रहे हैं? एक तरह से तो आप भी भड़का रहे हैं मुस्लिम समाज को। देखिए, टोन और जो भाषा होती है वो इंटरप्रिटेशन का एक मामला होता है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का टोन हमेशा असर्टिव रहा है। हम कभी भी अपोलोजेटिक नहीं है। हम कभी भी जो है एक झुक कर बात करना या जिस तरीके से आरएसएस को खुश करना या बीजेपी को खुश करना, ये हमारा एजेंडा नहीं रहा है। हमारा टोन असर्टिव रहा है। यानी इतना कंफर्म है कि ज्ञानवापी के नाम पर अभी मोदी विरोधी मौलानाओं, मुफ्तियों, नेताओं और पीएफआई जैसे संगठनों का टेप बजता रहेगा। और ये भी तय है कि सब के सब खुद ही एक्सपोज होते रहेंगे, बिल्कुल मौलाना जर्जिस अंसारी की तरह। इस इलाके में गया, वहाँ को नॉट चतुर्वेदी वेदी को, मैं आगे जुमला नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। इसकी औकात बंगाल वालों ने दिलाई कि वाकई तो वेदी है। से कह रहा है जब अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जिस वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया? आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जिस, जर्जिस भी नहीं, मौलाना जॉर्जिस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस? लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन। हमने क्या हुआ? गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है? ये ढुकिन और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब, हाँ आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तो जब बंगाल वालों ने कहा उसको, लाल गोला वालों ने, कि अगले साल फिर आएंगी, तो इसने कहा ऑपरेशन करा के आएंगी, यानी औरत बन के आएंगी। अब जब बंगाल आए तो पूछना ऑपरेशन करा ली? बन के आ गई तू मोहतरमा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।